जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 7 आज के लेक्चर आगाज करते हैं। लेक्चर 99। आज के लेक्चर में क्या डिस्कस करने जा रहे हैं हम? आज के लेक्चर में इस अटेम्प्ट में जो बीआई के सिलेबस में रिवीजन्स हैं, जो टॉपिक्स ऐड हुए हैं, उनको हम प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। यानी आज के लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ वही कंसेप्ट हमारे जो रह गए थे जो कि रिवीजन्स है। इसे एक लेक्चर इससे पहले हो चुका है, ठीक है, और ये हमारा दूसरा लेक्चर है रिवीजन के ऊपर और लास्ट लेक्चर है। इसमें सारी चीज़ें जैसे मैंने बताया जो एडिशंस हुई हैं सब हमारे सिलेबस में वो हमने डिस्कस करनी है। दो तरह की चेंजेस हैं, कुछ थ्योरेटिकल है कुछ न्यूमेरिकल है। वो मैंने चार्ट आपके साथ शेयर कर दिया था कि क्या क्या टॉपिक ऐड हुए हैं, कौन से वाला थ्योरेटिकल नेचर का है, कौन से वाला न्यूमेरिकल नेचर का है। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली फोकस कर रहा होगा न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स के ऊपर, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे जो प्रीवियस कंसेप्ट हमने स्टडी किए थे रिवीजन के ऊपर उनको भी क्विक हल्की सी कुछ रिवीजन हो जाए ताकि वार्म अप एक्सरसाइज हो। तैयार है जी रिवीजन के लिए? शाबाश, चलिए। अच्छा, इसमें चूंकि टॉपिक्स नए हैं तो पास्ट पेपर में इसकी प्रैक्टिस जो है वो पास्ट पेपर्स में नहीं है। आई के अपनी अपनी बुक में क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। हम उन सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और आप इस चीज़ के ऊपर कंफर्टेबल रहिएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो इसी स्टाइल पे आएगा जिस स्टाइल में स्टडी टेक्स्ट में क्वेश्चंस होंगे। यानी कंसेप्ट वही होंगे, उससे ऊपर नीचे एक कंसेप्ट नहीं होगा। ठीक है जी, करें स्टार्ट। चलिए, ये कुछ टॉपिक्स आपके सामने। पहला सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक रिस्क, ये हमारे सिलेबस में ऐड हुआ है। ये थ्योरेटिकल कंसेप्ट था। मुझे बताइए क्या हमने इसमें क्या स्टडी किया था? क्विक रिवीजन जरा कीजिए। सिस्टमैटिक और अनसिस्टमैटिक रिस्क में क्या फर्क है? सिस्टमैटिक रिस्क कौन सा होता है? जो कंपनी स्पेसिफिक होता है या जो इकोनॉमी स्पेसिफिक होता है? इकोनॉमी स्पेसिफिक होता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। जो कंपनी स्पेसिफिक या इंडस्ट्री स्पेसिफिक रिस्क होता है वो उसको हम थोड़ा कंट्रोल कर सकते हैं डाइवर्सिफिकेशन के जरिए से। उसे क्या कहते हैं? अनसिस्टमैटिक रिस्क। ओवरऑल इकोनॉमी को अफेक्ट करेगा, सिस्टमैटिक रिस्क। स्पेसिफिक कंपनी को इफेक्ट करेगा, इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा, फिर कौन सा रिस्क है? अनसिस्टमैटिक रिस्क। शाबाश। नेक्स्ट, डेटर मैनेजमेंट और क्रेडिटर मैनेजमेंट। पहले क्रेडिटर मैनेजमेंट, ये आसान है। जरा गेस कीजिए, क्रेडिटर मैनेजमेंट हमने डिस्कस कर लिया था। इसमें क्या कंसल्ट पढ़ा था हमने कि क्या फैसला करना होता है क्रेडिटर मैनेजमेंट में? क्रेडिटर ने हमें डिस्काउंट ऑफर किया, क्या वो हमें अवेल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये फैसला हम कैसे करते थे? हम ये देखते थे कि अगर हम उस डिस्काउंट को ऑफर करते हैं, यानी फर्ज कीजिए करंट क्रेडिट पीरियड उसके साथ जो क्रेडिट पीरियड तय हुआ है वो 45 डेज। क्रेडिटर हमें कहता है भैया 30 दिन में अगर पेमेंट कर दोगे ना तो तेरे को 1% डिस्काउंट दूंगा। 30 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे 1% डिस्काउंट दूं। तो हमने ये डिसाइड करना होता था क्या हमें ये ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए कि नहीं। इसका फैसला होता था दो चीजों पे। नंबर 1, अगर हम डिस्काउंट एक्सेप्ट करते हैं तो इससे हमें पूरे साल में सेविंग कितनी होगी, और नंबर 2, अर्ली पेमेंट की वजह से हमें अपना बैंक फाइनेंस यूज करना पड़ेगा। अर्ली पेमेंट की वजह से भाई बैंक में इस बैंक अकाउंट में से पैसे निकाल के तो फिर ही क्रेडिटर को देंगे ना। तो वो जो 15 दिन का गैप है, 15 दिन अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, तो उसकी हमें कॉस्ट क्या पड़ेगी? हम जो सेविंग होगी उसको अपनी 15 दिन की कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद फैसला करेंगे। अगर तो सेविंग ज्यादा है, कॉस्ट कम है, हम कहेंगे डिस्काउंट एक्सेप्ट करना है। और अगर सेविंग कम है, कॉस्ट ज्यादा है, हम क्या कहेंगे? हमने इसे एक्सेप्ट नहीं कर। भाई मुझे बताइए, याद है या नहीं आपको? याद है? ओके, जरा क्विक रिवीजन हो जाए। कैलकुलेटर सामने निकाले। फॉर्मेट, फॉर्मेट क्या था? फॉर्मेट, हाँ जी, एक दफा रिफ्रेश करने के लिए कंसेप्ट फॉर्मेट आपके सामने रख दूं। ये फॉर्मेट था वैल्यूएटिंग अर्ली पेमेंट डिस्काउंट। अर्ली पेमेंट डिस्काउंट को वैल्यूएट करना है। भाई कैसे करेंगे इसे? बेनिफिट्स ऑफ डिस्काउंट पहले लेंगे, उसको कंपेयर करेंगे जो एक्स्ट्रा फाइनेंस कॉस्ट आएगी। बेनिफिट ऑफ डिस्काउंट क्या है? जितनी भी परचेजेस हैं उसको डिस्काउंट की परसेंटेज के साथ, जितना 1% 2% कह रहे हैं हमें। और एक्स्ट्रा फाइनेंस क्या होगा? जितनी परचेजेस हैं टोटल क्रेडिट परचेजेस, उनको हमने रिडक्शन इन डेज, यानी कितना जल्दी पे कर रहे हैं, क्योंकि जितना जल्दी पे कर रहे हैं उतने दिनों का हमें फाइनेंस अरेंज करना है ना। ठीक है, और फिर उसके बाद उसे कॉस्ट ऑफ कैपिटल के साथ, जो कि हमारी कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। आइए जरा इसकी क्विक रिवीजन करते हैं। मैं सिर्फ एक दफा आपको वार्म अप करना चाह रहा हूं, रिफ्रेश करना चाह रहा हूं कि कहीं आप प्रीवियस कंसेप्ट भूल तो नहीं गए। जरा मुझे बताइए कि क्या था? प्लॉट कंपनी परचेज एंड सेल्स ए प्रोडक्ट क्यू विद सेल्स ऑफ प्रोडक्ट क्यू अकरिंग इवनली थ्रू आउट द ईयर।
The annual demand of product Q is 456,000 units per year and plot company buys this product at ₹2 per unit on 60 days credit. ये है काम की बात. टोटल परचेजेस कितनी हो गई, कैलकुलेट करें, 912. ठीक है, हमारी टोटल परचेजेस होगी और 60 डेज क्रेडिट है. कह रहा था सप्लायर हैज ऑफर्ड एन अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 1% फॉर सेटलमेंट ऑफ इनवॉइसेस विद इन 30 डेज. अगर हम इस 1% डिस्काउंट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो बताइए हमें टोटल सेविंग कितनी होगी. इस बेनिफिट इस डिस्काउंट का बेनिफिट कितना होगा, वो होगा हमें टोटल क्रेडिट परचेजेस मल्टीप्लाइड बाय डिस्काउंट 1%. ये हमारे पास देखिए 9120 आया. ओके, नेक्स्ट क्या है प्लॉट, लेकिन प्लॉट कंपनी फाइनेंस वर्किंग कैपिटल. अच्छा, अब इसने बोला कि 30 डेज में पेमेंट कर दें. एग्जिस्टिंग कितना है 60 डेज, और अब क्या कह रहा है कि कितने दिन में पेमेंट कर 30, तो हमें कितने दिन अर्ली पेमेंट करनी पड़ेगी. तो इसका मतलब क्रेडिट पीरियड रिड्यूस कितने से हुआ 30. ये याद रखे 30 डेज ये वाले नहीं है जो करंट है, ये 30 डेज वो वाले हैं जो रिड्यूस हुए हैं. रिड्यूस होके भी 30 आ रहा है, लेकिन हमने कंसेप्ट क्या है, जितना रिडक्शन हो रही है ना अर्ली, अगर यहाँ पे फर्ज कीजिए 45 होता और यहाँ पे 30 होता तो फिर हम कैलकुलेशन किसकी करते 15. ठीक है, अब इसका मतलब 30 डेज हम अर्ली पेमेंट कर रहे हैं, तो 30 डेज अर्ली पेमेंट कर रहे हैं तो इसका हमें फाइनेंस अरेंज करना है. क्या करें, क्रेडिट परचेजेस जो टोटल है उसको मल्टीप्लाई कर दें अब कितने से 30 डिवाइडेड बाय 365. ठीक है, जब 30 डिवाइड बाय 365 करते हैं तो हमारे पास एवरेज क्रेडिटर बैलेंस आ जाता है. हाँ जी, और इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल से मल्टीप्लाई करना है. आई क्या आपने कैलकुलेशन 2 हिस्सों में की है. ठीक है, लेकिन हम एक हिस्से में करेंगे. क्या करेंगे, हम ओल्ड और न्यू नहीं लेंगे, हम डिफरेंस ले लेंगे, वो दोनों एडजस्ट हो जाएंगे. आई क्या आपने क्या किया है, पहले उसने कहा है कि जी 60 डेज के ऊपर ही अगर हमारी क्रेडिट पॉलिसी हो तो हमारी कितनी कॉस्ट होती है, अगर 30 डेज पे आ जाए कितनी कॉस्ट होती है, जो डिफरेंस है वो लिया. लेकिन जब आप इन दोनों का डिफरेंस लेंगे 60 माइनस 30, वो एग्जैक्टली फाइनल आंसर यही आएगा. डन जी, रिफ्रेश हुआ. तो फिर से मुझे बताइए अगर इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या अटेम्प्ट कर लेंगे, पक्की बात. चलिए अब चलते हैं डेटर मैनेजमेंट की तरफ. डेटर मैनेजमेंट में हमने क्या कंसेप्ट सीखा था कि हमें भाई फाइनेंस का असूल है ना, पैसे देने हो तो लेट करो, लेने हो तो जल्दी करो. अब क्रेडिटर मैनेजमेंट जरूरी है तो डेटर मैनेजमेंट भी जरूरी है. डेटर मैनेजमेंट में क्या फैसला था, क्या हमें क्रेडिट पॉलिसी चेंज करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. क्रेडिट पॉलिसी का मतलब क्या हमें, अगर फर्ज कीजिए डेटर को भी 60 डेज हमने दिए हैं, ऐ भाई तेरे को सेल किया तूने 60 डेज में पेमेंट करनी है, क्या 30 डेज अब कर दें. सुनने में अच्छा लगता है कि अगर हमने डेटर्स को 60 डेज दिए हुए हैं, अगर हम 30 डेज देंगे ना उनको, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि वो जल्दी पेमेंट कर रहे हैं. लेकिन याद रखें हर पॉलिसी का अगर कोई पॉजिटिव इंपैक्ट है तो नेगेटिव भी होता है. ठीक है, तो हमने वैल्यूएट ये करना होता है कि क्या, अब अगर फर्ज कीजिए इसी तरह अगर क्रेडिट पीरियड 30 डेज है, हम कहते हैं 60 डेज कर दो, अरे अब सेल बढ़ जाएगी, सेल बढ़ जाएगी. यानी क्रेडिट पीरियड इंक्रीज का डिसीजन भी हो सकता है, डिक्रीज का डिसीजन भी हो सकता है. अच्छा मुझे बताइए, मैं एक स्टेटमेंट देता हूं क्या कि क्रेडिट पीरियड 30 से बढ़ा के 60 डेज कर दिया, सेल्स बढ़ जाएगी. सर वेरी गुड डिसीजन, फौरन कर दीजिए. क्या फौरन कर देना चाहिए, नहीं, इसको साइड इफेक्ट्स भी होंगे, इसको कोई नेगेटिव उनको भी कंसीडर करना है. अच्छा मुझे बताइए, जब हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाएंगे 30 से 60 डेज कर दिया तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, हाँ बैड डेट भी बढ़ जाए, सेल्स बढ़ेगी, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है. प्रॉफिट बढ़ेगा, सेल्स की वजह से प्रॉफिट बढ़ेगा, ये पॉजिटिव इंपैक्ट है. लेकिन साथ ही साथ बैड डेट भी बढ़ जाएंगे और साथ साथ हमारा जो एवरेज डेटर बैलेंस है वो भी बढ़ जाएगा. और एवरेज डेटर बैलेंस बढ़ेगा तो आपको पता है कि उसको फाइनेंस करने के लिए हमें कॉस्ट चाहिए, पैसे चाहिए, बैंक से पैसे लेंगे वो इंटरेस्ट लेगा. तो इसलिए हमने इसमें 3 चीजों का कंपैरिजन करते हैं. बताइए जब क्रेडिट पॉलिसी हमने चेंज करनी है, यानी फर्ज कीजिए पहले दोनों कंसेप्ट पूछ सकता है, दोनों कंसेप्ट एक ही तरह के हैं, फर्क सिर्फ है a माइनस बी करना कि b माइनस ए. दोनों कंसेप्ट कौन से, एक 30 डेज करंट है, कह रहा है 60 डेज पे ले जाओ,
दूसरा कंसेप्ट क्या होगा भला, 60 डेज करंट पॉलिसी या कहेगा 30 डेज रख, कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन या कंसेप्ट में, सिर्फ A माइनस बी और B माइनस ए का फर्क है, ठीक है। तो जब हमने ये डिसीजन करना है क्रेडिटर का जो भी पढ़ा है कि क्रेडिटर से डिस्काउंट एक्सेप्ट करे कि नहीं, दो चीजों के ऊपर डिसीजन करना है। किन दो चीजों के ऊपर, इसकी वजह से हमें डिस्काउंट बेनिफिट कितना होगा और इसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ेगी। लेकिन डेटर का अगर डिसीजन करना है क्रेडिट पॉलिसी का, तो फिर तीन चीजों को कंपेयर करना है। किस किस को, नंबर 1, अगर हम क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं तो सेल्स कितनी बढ़ेगी और सेल्स से प्रॉफिट कितना बढ़ेगा, डन, एक ये। और दूसरा क्या, क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से बैड डेट कितने बढ़ेंगे, और तीसरा क्रेडिट पीरियड बढ़ाने से डेटर का बैलेंस बढ़ेगा, वर्किंग कैपिटल ज्यादा चाहिए तो उसकी कॉस्ट क्या होगी वर्किंग कैपिटल बढ़ाने की, डन जी। तीन चीजें देखिए आपके सामने, फॉर्मेट क्लियर है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन यानी सेल्स कौन सी, जो है इंक्रीमेंटल। अब ये फॉर्मेट में आपने एग्जिस्टिंग और न्यू को इनपुट करना है, इंक्रीमेंटल कैलकुलेट हो जाएगी, ठीक है। हम देखेंगे एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक कंट्रीब्यूशन कितनी है और न्यू पॉलिसी के मुताबिक कंट्रीब्यूशन कितनी है, वो इंक्रीमेंटल आ जाएगी। फिर बैड डेट एग्जिस्टिंग के मुताबिक कितने हैं, न्यू के मुताबिक कितने हैं, डिफरेंस आ जाएगा। और फिर फाइनेंस कॉस्ट एग्जिस्टिंग वाली कैलकुलेट करेंगे और न्यू वाली, और फिर इंक्रीमेंटल को नेट करेंगे तो यहां पे जो फिगर आएगी इसकी बेस पे फैसला होगा। अगर तो ये हमारी फेवर में है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, इसका मतलब न्यू पॉलिसी गुड है, और अगर ये नेगेटिव में है, फेवर में नहीं है, अनफेवरेबल अमाउंट आती है, फिर इसका मतलब क्या होगा, पॉलिसी ठीक नहीं है। देखिए कुछ याद आया, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये फॉर्मेट ज़हन में रखिएगा, सम टाइम इसमें परसेंटेज चेंज हो जाती है, वरना ये भी जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था ना कि डायरेक्ट रिडक्शन ही ले लें, एग्जिस्टिंग और न्यू को अलग अलग कैलकुलेशन करने के बजाय डिफरेंस ले लिया था, तो आपके सर में ये सवाल आ सकता है कि सर यहाँ पे डिफरेंस क्यों नहीं, यहाँ पे सिंगल कैलकुलेशन क्यों नहीं कर ली। वो इसलिए क्योंकि बाज़ औक़ात पॉलिसी चेंज होती है तो फिर बैड डेट में या फाइनेंस कॉस्ट में डिफरेंस, बैड डेट में डिफरेंस आ सकता है खास तौर पर, इसलिए एग्जिस्टिंग और न्यू को अलग अलग करें। डन जी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। क्विकली जरा रिफ्रेश कर लें अपने कंसेप्ट को, डेटर मैनेजमेंट वाला कौन सा, 60 से 30 वाला, अच्छा क्रेडिट पीरियड की बात करें, हाँ जी। ये है जी हमारा क्वेश्चन, वैल्यूएशन ऑफ अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। क्या कह रहा है, entity X borrows on overdraft an annual interest rate of 15%। अब एनुअल इंटरेस्ट रेट 15%, ये किस लिए दिया उसने भला, फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए। नेक्स्ट, इट हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ ₹5 million एंड ऑल कस्टमर बाय ऑन क्रेडिट, कस्टमर्स आर नॉर्मली रिक्वायर्ड टू पे विद इन 45 डेज। तो क्रेडिट पीरियड क्या है, 45 डेज। करंटली entity X offers a 1.5% discount if payment is made within 10 days, ठीक है। अब ये 10 days 60% कस्टमर टेक द डिस्काउंट, व्हाट इज द एनुअल कॉस्ट ऑफ डिस्काउंट, ये तो दूसरा क्वेश्चन है। एक मिनट पास कीजिएगा, क्वेश्चन पे चलते हैं जी। हाँ जी, ये क्वेश्चन है एग्जांपल 12, रिडक्शन इन क्रेडिट पीरियड। कह रहे कंपनी हैज एनुअल सेल्स ऑफ ₹20 million एंड ऑल कस्टमर्स आर गिवन क्रेडिट ऑफ 60 डेज। 60 डेज का क्रेडिट पीरियड, 20 million की सेल है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल इज 40%। ग्रॉस प्रॉफिट क्यों दिया मुझे पहले ये बताइए। हाँ जी, कंट्रीब्यूशन मार्जिन कैलकुलेट करने के लिए।
ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसने दे दिया है। अब हम जब हमारी पॉलिसी चेंज होगी, जैसे अगर क्रेडिट पीरियड बढ़ाते हैं तो जितनी एडिशनल सेल होगी उससे हमें कैलकुलेट हो जाएगा प्रॉफिट कितना हुआ, हमें फायदा कितना हुआ। करंटली बैड डेट्स आर 1.5% ऑफ सेल्स। ये करंट हमारा बैड डेट्स है 1.5%। देखेंगे मे बी ये जब पॉलिसी चेंज हो क्रेडिट पीरियड उसके बाद ये इंक्रीज चेंज हो जाए। द कॉस्ट ऑफ कैपिटल फॉर द कंपनी इज 10%। कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए दिया है। मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट द हाई लेवल ऑफ बैड डेट्स एंड दे एस्टिमेट दैट बाय रिड्यूसिंग क्रेडिट टर्म्स टू 30 days फॉर ऑल कस्टमर्स बैड डेट्स कैन बी रिड्यूस्ड टू 0.5% ऑफ सेल्स। कह रहे हैं कि जी रिड्यूस करना है। इससे क्या होगा, जब हम क्रेडिट पीरियड कम करेंगे तो इससे बैड डेट्स कम हो जाएंगे और जाहिर है जब क्रेडिट पीरियड कम करेंगे हमारा एवरेज बैलेंस भी कम होगा, बैड डेट्स के साथ साथ डेटर्स का बैलेंस भी रिड्यूस होगा, हमारी कॉस्ट जो है वो भी कॉस्ट ऑफ फाइनेंस कम हो जाएगी। However, total sales revenue is likely to fall by 5% as a consequence of making the credit term less generous. लेकिन जो टोटल रेवेन्यू सेल्स है वो 5% से कम हो जाएंगी। कैलकुलेट एस्टिमेटेड इफेक्ट ऑन एनुअल प्रॉफिट ऑफ रिड्यूसिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 60 days to 30 days। क्लियर जी? फॉर्मेट आपके सामने है, फॉर्मेट को आपने यूज करना है और इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास 5 मिनट है सिर्फ। फॉर्मेट कौन सा है, याद है फॉर्मेट? हाँ जी, ये फॉर्मेट। ठीक है, इस फॉर्मेट को कॉपी कर लीजिए और आपके पास 5 मिनट हैं। 5 मिनट में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, फिर इसके बाद हम आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। कर लेंगे जी? चलिए, ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स आप भी लेक्चर को यहाँ पे पास कीजिए और इस फॉर्मेट को सामने रखते हुए इस क्वेश्चन को आपने फॉलो करना है। आई कैप का फॉर्मेट जो है वो थोड़ा सा मुझे तो मुश्किल लगता है, उसकी बजाय बेहतर है कि आप जो हमारे वाला फॉर्मेट है इसको फॉलो कर लें। ठीक है, आंसर एंड में सेम आना चाहिए। तैयार है जी? चलिए स्टार्ट कीजिए, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। पॉज कीजिए जी। उम्मीद है आप लोगों ने क्वेश्चन कर लिया होगा, चेक किया मैंने। एक क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा वो ये कि सर जो बैड डेट है ये तो एक्सपेंस होते हैं ना, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव क्यों है, नेगेटिव क्यों नहीं है? तो असल में हम क्रेडिट पॉलिसी को चेंज करके डिक्रीज की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, जब हम डिक्रीज की तरफ ला रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे बैड डेट्स हैं वो कम होंगे, वो ज्यादा नहीं होंगे, वो कम होंगे। तो ये समझिए सेविंग इन बैड डेट्स है। ठीक है, आपने इस चक्कर में नहीं पढ़ना, आपने सिंपल हमारे फॉर्मेट में क्या करना है, न्यू माइनस एग्जिस्टिंग, इसको आपने कैलकुलेट करना है। वो नेगेटिव बैलेंस आए नेगेटिव लिख देंगे, पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव लिख देंगे। ठीक है, आपको इस बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है कि इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो हमारे फॉर्मेट में ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। आपने सिर्फ ये ज़हन में रखना है कि इंक्रीमेंटल की जब वैल्यू कैलकुलेट कर रहे होंगे तो न्यू फिगर जो भी होगी उसमें से ओल्ड फिगर माइनस करनी है और कुछ नहीं करना। डन? चलिए अब नेक्स्ट नए कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, वो है हमारा फैक्टरिंग। फैक्टरिंग क्या होता है? तैयार है नए कंसेप्ट के लिए? चलिए, ये तो आपकी वार्म अप एक्सरसाइज थी प्रीवियस क्वेश्चन की। फैक्टरिंग क्या है ये समझ लीजिए। फैक्टरिंग का मतलब ये होता है, आउटसोर्सिंग तो समझते हैं आप? ओके, ये फैक्टरिंग का मतलब ये है कि हमने अपनी डेटर मैनेजमेंट को आउटसोर्स कर दिया है। प्रीवियस लेक्चर में कंसेप्ट डिस्कस हुआ था ना? हाँ बिल्कुल ठीक है, सम अप कर देता हूँ। जब हम अपने डेट की फैक्टरिंग करते हैं तो बेसिकली हम किसी स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन को ये कह रहे हैं कि सर हम सेल कर लेते हैं, अपनी प्रोडक्ट बनाना, उसको सेल करना, मार्केट करना, सेल करना, ये काम हम इसमें एक्सपर्ट है, हम कर लेंगे। लेकिन उसके बाद बार बार कस्टमर को फोन करना, उनका हिसाब किताब रखना, रिकॉर्ड रखना, उनसे रिकवरी करवाना, ये बड़ा मुश्किल काम है। हम अपनी कोर एक्टिविटी से हट जाते हैं। तो ऐसा है कि आप यूं कीजिए कि हमारे बिहाफ पे आप उनसे रिकवरी कर लीजिए। ठीक है, ऐसी कंपनी को कहते हैं फैक्टर कंपनी। फैक्टर कंपनी को हम अपनी डेटा मैनेजमेंट आउटसोर्स कर देते हैं। जब आउटसोर्स कर देते हैं तो वो एग्जैक्टली क्या क्या काम करेगी ये आपकी टर्म्स एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है। ठीक है, जैसे फर्ज कीजिए कॉलेज की सफाई सुथराई का काम हम बजाय ये कि कॉलेज में कोई स्वीपर्स वगैरह रखे, हमने किसी क्लीनिंग कंपनी को आउटसोर्स कर दिया। अब एग्जैक्टली कौन कौन से फ्लोर की सफाई करवानी है, सफाई में क्या क्या चीजें शामिल होंगी, ये तो कॉन्ट्रैक्ट में तय होगा ना। तो उसी तरह जो फैक्टर कंपनी के साथ हमारा एग्रीमेंट होता है उसमें बहुत सी चीजें
हम एग्री करते हैं। उनमें से जो अहम चीजें एग्री करते हैं, एक चीज तो ये जो लाजमी होती है वो ये कि सर ऐसा कीजिए, हमारा जो भी डेटर्स होंगे हम आपको इनवाइसेस जनरेट करके आपको भी सेंड कर दिया करेंगे, डेटर को भी सेंड करेंगे, उसके बाद आपने उसका रिकॉर्ड रखना है, हिसाब किताब संभालना है, कलेक्शन आप करेंगे। सबसे बड़ा टास्क जो लाजमी फैक्टर कंपनी करती है वो क्या करती है, हमारे बिहाफ पे डेटर्स से कलेक्शन करती है। तो इसकी वजह से हमें जो हमारा कलेक्शन डिपार्टमेंट होता है ना, रिकवरी डिपार्टमेंट, जो हमारा क्या होता है, रिकवरी डिपार्टमेंट, उसकी हमें जरूरत नहीं रहती। जरूरत क्यों नहीं रहती भाई, अब तो फैक्टर कंपनी रिकवर करेगी, तो हमारी कुछ एडमिन कॉस्ट सेव हो जाती है। पहला टास्क क्या हम फैक्टर कंपनी को देते हैं, जो कि लाजमी देते हैं, वो क्या होता है कि रिकवरी करनी है आपने, उस रिकवरी की वजह से हमारा रिकवरी डिपार्टमेंट सरप्लस हो गया, उस एम्प्लॉइज को जॉब से निकाल देंगे, वो हमारी एडमिन कॉस्ट सेव होगी। पहला पॉइंट समझ आया? ओके, एडमिन कॉस्ट। फिर उसके बाद कुछ पॉलिसीज होती हैं ऐसी, जैसे वो फैक्टर कंपनी ये कहती है सर एक एक्स्ट्रा ऑप्शन भी है, अगर आप कहें तो। हम कहते हैं भाई एक्स्ट्रा ऑप्शन क्या है, कहते हैं सर अभी हम कलेक्शन करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन कुछ डेटर आपको पता है बैड डेट होते हैं, वो स्टिल बैड डेट होंगे। अगर आप हमारी परसेंटेज थोड़ी सी बढ़ा दें तो क्या होगा, हम जो बैड डेट का रिस्क, हम आपके क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड कर देंगे। क्रेडिट इंश्योरेंस का मतलब क्या, आपका जो भी बैड डेट का रिस्क होगा वो हम ले लेंगे अपने सर पे। आपके जितने भी बैड डेट हुए वो सारे का सारा खर्चा कौन बर्दाश्त करेगा, हम बर्दाश्त करेंगे, आपको सारी की सारी अमाउंट पे होगी। यानी बैड डेट की इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहा है। क्या कर रहा है, बैड डेट की इंश्योरेंस। यानी फैक्टर कंपनी फैक्टरिंग वाला काम तो करती है, साथ में थोड़ा सा इंश्योरेंस कंपनी वाला काम भी कर लेती है। क्या कि हमारे बैड डेट की इंश्योरेंस के, सर बैड डेट हुआ तो हमारा खर्चा, आपको पूरा हिसाब का पूरी पेमेंट मिलेगी। हाँ बिल्कुल, शाबाश। ये क्या, विदाउट रिकोर्स, नॉन रिकोर्स। तो अगर हमने उसके साथ ये एग्री कर लिया तो फिर परसेंटेज उसकी थोड़ी सी बढ़ जाएगी कमीशन की, लेकिन फिर हमारा बैड डेट भी क्या होगा, सेव हो जाएगा। तो दूसरी चीज जो हमें मिलेगी वो क्या होगी, सेविंग इन बैड डेट। पहली चीज जो लाजमी मिलती है वो क्या है, सेविंग इन एडमिन कॉस्ट। दूसरी चीज सेविंग इन बैड, लेकिन ये कब मिलेगी, जब नॉन रिकोर्स होगा फैक्टर, नॉन रिकोर्स फैक्टर होगा। भाई ये बात समझ आ गई। तीसरी चीज हमने कहा, ए फैक्टर कंपनी तुम इंश्योरेंस कंपनी की तरह बिहेव कर रही हो, हैं तुम किस तरह बिहेव कर रही हो, बैड डेट की हमें इंश्योरेंस प्रोवाइड कर रहे हो, तो इंश्योरेंस से ही मिलता जुलता बैंक वाला भी टास्क है, तुम बैंक की तरह भी क्यों नहीं बिहेव करते। फैक्टर कंपनी ने कहा सर बिल्कुल हम आपकी बात समझ गए, हम आपको ये भी ऑप्शन दे, ये जरा ध्यान से सुनिएगा, हम आपको ये भी ऑप्शन देते हैं क्या, कि चूंकि आपका सारा डेटर्स की कलेक्शन हमारे जिम्मे है, डेटर आपका एसेट है, तो एक तरह से आपने अपने एसेट हमारे हवाले कर दिए कि हम कलेक्शन करके रियलाइज करके आपको पैसे देने हैं। तो आपके 1 लाख के डेटर्स हमारे पास हैं, आप ये चाहते हैं हम इसके ऊपर आपको लोन दे दें, फाइनेंसिंग दे दें, यही चाहते हैं। हमने कहा बिल्कुल, उन्होंने कहा हमने दी फाइनेंसिंग। हमने कहा बहुत अच्छा किया, क्योंकि बैंक से जब हम डेट, आपको पता है जितने डेटर बढ़ेंगे आपका वर्किंग कैपिटल ब्लॉक होता है, बैंक से इंटरेस्ट लेके हम उसको फाइनेंस करते हैं, ऐसा ही था ना, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में पढ़ा था। हमने कहा ए फैक्टर कंपनी तुम्हें थोड़ा सा कमीशन इस बात का हम और देंगे, लेकिन हम बहुत खुश हुए हैं। क्यों खुश हुए हैं भला, क्योंकि बैंक से जब हम वर्किंग कैपिटल फाइनेंस करने के लिए पैसे लेते थे, बैंक तो हमें 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दिया करता था। अब आप हमें लोन दे दोगे तो सस्ता ही दोगे ना। फैक्टर कंपनी का सर बिल्कुल हम सस्ता देंगे, क्योंकि हमने आपसे कमाई इसमें थोड़ी करनी है, हमारा मेन टास्क तो सर्विस प्रोवाइड करना है, एडमिन वाली, आउटसोर्सिंग वाली। ये तो हम आपको फैसिलिटी, अर्ली पेमेंट की फैसिलिटी प्रोवाइड करें, हम आपको 5% पे एडवांस। आप मुझे बताएं ये बात आपको जस्टिफाइड, रीजनेबल लगती है कि जिस फैक्टर कंपनी के हमने सारे अपने डेटर्स हवाले कर दिए कि भैया तुम उनसे कलेक्शन करके हमें पैसे दो, हमारे सारे एसेट उसके पास चले गए, वो उन डेटर्स की बेस पे हमें कुछ एडवांस, कुछ लोन प्रोवाइड कर रही है। डन। इसमें 2 चीजें अहम नोट करने वाली है। पहली चीज, वो जो हमें फाइनेंस प्रोवाइड करेंगे वो बैंक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, तभी तो हम उनसे लेंगे, वरना ज्यादा थोड़ी लेंगे, पागल होंगे। और जब वो 20 पर बैंक 12% पे दे रहा है, वो 20% पे दे, तो हम पागल होंगे उससे लोन लेंगे फैक्टर कंपनी से? नहीं, फैक्टर कंपनी जब लोन ऑफर करेगी बैंक से कम करेगी। लेकिन फैक्टर कंपनी कहती है सर बैंक वाला भी अपना मार्जिन रखता है,
आप 1 लाख की सिक्योरिटी उसको रखवाते हैं ना, तो वो आपको 1 लाख का लोन कभी भी नहीं देता, वो 70,000 75 80,000 का लोन देता है। मार्केट में फ्लक्चुएशन हो सकती है, तो हम भी आपको टोटल डेटर नहीं, उसका 60% एडवांस देंगे। 60% हमने कहा चलो कुछ ना कुछ सस्ता जितने में भी मिल जाए अच्छा है। 6 तो अब एक चीज ध्यान में रखिएगा, ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक जो हमारी फाइनेंस कॉस्ट थी ना, वो थी एवरेज बैलेंस ऑफ रिसीवेबल मल्टीप्लाइड बाय जो बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ओल्ड पॉलिसी के मुताबिक। नई पॉलिसी के मुताबिक हमारी फाइनेंस कॉस्ट क्या होगी भला? 60% होगी फैक्टर कंपनी के रेट पे और 40% होगी बैंक के रेट पे। भाई ये पॉइंट समझे या कि नहीं समझे? इसका मतलब ये हुआ, अगर हम फैक्टरिंग करते हैं तो हमें कुछ देना पड़ेगा, कुछ मिलेगा हमें। कुछ लोग कुछ दो बिजनेस ऐसे चलता है, देना क्या पड़ेगा फैक्टर कंपनी को? कमीशन। और बचेगा क्या हमें? बचेगी हमें 3 चीजें, एडमिन कॉस्ट बचेगी, बैड डेट बचेंगे अगर उसके साथ वो नॉन रिकोर्स अरेंजमेंट है, और तीसरी चीज फाइनेंस कॉस्ट। और फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करना सबसे अहम है, याद रखें। फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करते हुए किस चीज का ध्यान रखना है हमने भला? कि पहले एग्जिस्टिंग कैलकुलेट करनी है, और एग्जिस्टिंग किस रेट पे होगी? जो बैंक का रेट है। और फिर क्या करना है? फैक्टरिंग रेट। फिर न्यू कैलकुलेट। न्यू फाइनेंस कॉस्ट 2 हिस्सों में जाएगी, एक फैक्टरिंग जितने % प्रोवाइड कर रहा है वो, और फिर रिमेनिंग जो बैंक वाले। भाई समझ रहे हैं? फैक्टरिंग वाला अगर कहे कि मैं 70% आपको, जितनी आपके डेटर्स है ना 70% लोन देने को तैयार हूं, तो 30% तो फिर भी हमें बैंक से फाइनेंस करवाने पड़ेंगे। भाई समझ रहे हैं? हाँ, ये फॉर्मेट समझिए। फॉर्मेट सबसे अहम चीज है, फॉर्मेट। ठीक है, कंसेप्ट में अगर कोई थोड़ा कसर रह भी जाए ना, तो फॉर्मेट अगर स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करें, आप सही आंसर पे पहुंच जाते हैं। फॉर्मेट किस चीज का भला? वैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। क्या हमें फैक्टरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? किस चीज की वैल्यूएशन कर रहे हैं? फैक्टरिंग। मतलब क्या हमें वैल्यूएशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? फैक्टरिंग करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? ये फैसला किस बेस पे होगा? ये फैसला होगा कॉस्ट एंड बेनिफिट की बेस पे। जैसे हर फाइनेंशियल डिसीजन होता है जिस बेस पे कॉस्ट और बेनिफिट, ये भी कॉस्ट और बेनिफिट की बेस पे होगा। भाई कैसे होगा? हमने ये हमारी है कॉस्ट जो हम पे करना पड़ेगा, और ये तीनों हमारी क्या है? सेविंग। एंड पे नेट रिजल्ट देख लेंगे, नेट रिजल्ट पॉजिटिव हुआ तो कर लेंगे, नेगेटिव हुआ तो नहीं करेंगे। ठीक है जी। तो ये एनुअल फी फैक्टर, ये आपको पता है कितना? ये क्रेडिट सेल की फीस परसेंटेज तय कर देता है। वो सिर्फ अगर ये सर्विस लेंगे तो 1% होगी। फॉर एग्जांपल ये भी साथ ऐड करेंगे तो हो सकता है 1.5 कर ले, ये भी ऐड कर तो हो सकता है, अरेंजमेंट डिफरेंट है। इस क्वेश्चन में दी होगी। डन। सेविंग इन एडमिन कॉस्ट, ये क्या है? ये जो फैक्टरिंग की वजह से हमें अपना रिकवरी डिपार्टमेंट हमने निकाल दिया जॉब से, ये वो है सेविंग। डन। समझ आ रही है? देखिए कंसेप्ट पहले, क्वेश्चन बाद में। दूसरी चीज क्या सेव होगी? बैड डेट। ठीक है, हमारे जितने बैड डेट होते थे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल सेल्स से, कि हमारी बैड डेट में कितनी सेविंग होगी। और फिर सेविंग इन फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट में सेविंग से क्या मुराद है? अगर फैक्टर से हम फाइनेंसिंग सर्विसेज भी लेते हैं तो वो हमें कुछ फाइनेंस जैसे 60%, 70%, 80% हमें प्रोवाइड करेगा लोअर रेट पे, तो हमें वो भी बेनिफिट होगा। तो ये आपने बेनिफिट इन फाइनेंस कॉस्ट 2 स्टेप में कैलकुलेट करना है। पहले कौन सा स्टेप है? एग्जिस्टिंग फाइनेंस। वो होगा एवरेज डेटर को बैंक रेट से, जो भी उसने कॉस्ट ऑफ कैपिटल एग्जिस्टिंग दी होगी। और फिर उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है? विद फैक्टर हमारी फाइनेंस का, ये है विदाउट एग्जिस्टिंग फाइनेंस का, विदाउट फैक्टर। ये क्या है? विद फैक्टर के। विद फैक्टर में फैक्टर हमें सारी कैलकुलेशन वही है, एवरेज डेटर इनटू परसेंटेज। लेकिन यहां पे इसको नोट करें, अलाउड लिमिट। अगर फैक्टर कहता है कि मैं 70% फाइनेंस दूंगा, तो यहां पे हमारे टोटल रिक्वायरमेंट का 70% फैक्टर रेट पे होगा और 30% बैंक रेट पे होगा। अगर फैक्टर कहता है 60% प्रोवाइड करूंगा, तो उधर 60, इधर
डन जी, फॉर्मेट क्लियर। पिक्चर ले लें फॉर्मेट की और ड्रॉ कर लें। क्वेश्चन डिस्कस करें अब, ठीक है। क्वेश्चन मैं डिस्कस कराऊंगा एज यूजुअल, जैसे हम फाइनेंस में किया करते थे सारा। फिर उसके बाद आपको 5 मिनट का टाइम मिलेगा इसको सॉल्व करने के लिए। डन जी। मुझे पहली चीज बताइए सबसे अहम, इस फॉर्मेट के अंदर एक एक इंफॉर्मेशन, एक एक लफ्ज आपको समझ आ रहा है कि क्या है? अब आपने सिर्फ वही करना है। क्या फॉर्मेट अगर क्लियर होना तो क्वेश्चन सिर्फ पिक एंड ड्रॉप रह जाता है, आपको पता चल ही गया होगा, ठीक है। आपने सिर्फ रेलिवेंट इंफॉर्मेशन उठानी है क्वेश्चन में से, फॉर्मेट में पुट करनी है, क्वेश्चन इंशाल्लाह सॉल्व हो जाएगा। आइए अब जरा चेक भी करते हैं इसको, वैल्यूएशन ऑफ फैक्टरिंग। ये है जी फैक्टरिंग ऑफ रिसीवेबल, ये आ गई फैक्टरिंग। ये एंड में चले इसी फॉर्मेट में आपका आई कैप का फॉर्मेट डिफरेंट, थोड़ा हमारा फॉर्मेट डिफरेंट। आप आई कैप का फॉर्मेट भी देख लीजिएगा, अगर आपको आई कैप का फॉर्मेट इजी लगे उसको फॉलो करें, हमारा इजी लगे उसको फॉलो करें। चलिए जी, चाय भी आ गई। क्या बेहतरीन टाइम है फैक्टरिंग का क्वेश्चन सॉल्व करने का। जिन भाई को नींद आ रही थी अब वो भी उठ जाएंगे, शाबाश। एपेक्स लिमिटेड हैज एनुअल क्रेडिट सेल ऑफ ₹1 million. Credit customer take 45 days to pay. Bad debts are 2%. ये करंट पॉलिसी बता रहा है सारी। The company finance a trade receivable with a bank overdraft on which interest is payable at annual rate of 15%. अब ये क्या, ये कंपनी की कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रहा कि भैया हम जो एग्जिस्टिंग फाइनेंस करवाते हैं ना डेटर को, वो किस रेट पे होता है। फिर ये 15% क्या बता रहा है आपको, एग्जिस्टिंग डेटर्स की वजह वर्किंग कैपिटल की जो कॉस्ट। ए फैक्टर हैज ऑफर्ड, फैक्टर समझते हैं कौन है, फैक्टर कौन है? हाँ, ये फैक्टरिंग कंपनी है, ये फाइनेंस वाला फैक्टर है, ये वो मैथ क्यूएम वाला फैक्टर नहीं है। A factor has offered to take over administration of receivables ledger and collection for a fee of 2.5% of credit sale. कहता है जितनी क्रेडिट सेल होगी उसका 2.5%। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या इस फैक्टर में चेंज की वजह से हमारी सेल पे कोई फर्क पड़ेगा? सेल बढ़ेगी या कम होगी? क्यों, क्रेडिट पीरियड से तो फर्क पड़ता था। क्रेडिट पीरियड का ताल्लुक डायरेक्ट डेटर से था। फैक्टर हमारा इंटरनल मैटर है, डेटर को इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि पैसे लेने के लिए मिस्टर ए आ रहा है कि मिस्टर बी आ रहा है, नहीं। हाँ, अनलेस के फैक्टर एक प्रोफेशनल तरीके से उससे जाके मांगे जोर जबरदस्ती, और वो नहीं करेगा, पहले तो प्रोफेशनल तरीके से पैसे रिकवरी की कोशिश करेगा। तो इसलिए याद रखिए ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन से डिफरेंट है। चेंज इन क्रेडिट पीरियड था, उसमें चेंज इन सेल भी होता था, इसमें जो है चेंज इन सेल नहीं है, ठीक है। आइए जरा आगे चलते हैं। कह रहा है फैक्टर हैज ऑफर टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन फिर दिस विल बी ए नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग सर्विसेज। अब ये एग्जाम में अगर पहली दफा पढ़ेंगे ना आप तो आप कहेंगे ये क्या होता है, ये तो मुझे सवाल आता ही नहीं है। नॉन रिकॉर्स फैक्टरिंग का मतलब क्या है? बैड डेट का रिस्क उसने लेना है विदाउट रिकॉर्स, इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइड कर रहा है डेटर्स की। It has also guaranteed to reduce the payment period to 30 days. अब वो क्या कह रहा है, कह रहा है सर हमारी कलेक्शन पॉलिसी इतनी अच्छी है कि आपका पेमेंट जो पीरियड है वो भी 30 डेज हो जाएगा। अब हम सोच रहे हैं एक क्रेडिट पीरियड 30 डेज होने का हमें क्या फायदा होगा? हमें याद आया कि इसका मतलब है विद फैक्टरिंग हमारा जो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स है वो कम हो जाएगा। विद फैक्टरिंग एवरेज बैलेंस, विदाउट फैक्टरिंग हमारा जो एवरेज बैलेंस ऑफ डेटर्स है वो 45 डेज की बेस पे कैलकुलेट होगा। सेल्स मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 360, और अगर विद फैक्टर जाएं तो क्रेडिट पीरियड 30 डेज हो जाएगा। अब इसका मतलब है हमारा डेटर बैलेंस कितना हो जाएगा? कम। कितना हो जाएगा? क्रेडिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 360, ठीक है जी। चलिए
अब ये तो हमें समझ आ गया कि हमने जो आगे वो फाइनेंस कैलकुलेशन करनी है ना फाइनेंस कॉस्ट की, उसमें जो एवरेज बैलेंस लेना है तो वो जो विदाउट फैक्टरिंग लेना है वो 45 डेज की बेस पे लेना है, और जो विद फैक्टरिंग वाला बैलेंस लेना है। It will provide finance for 80% of trade receivable at an interest cost of 8% per year। अब ये देखें बैंक भी बन गया, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहा है हमें, फाइनेंस भी प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन कितना परसेंट और किस रेट पे? तो हम तो इसको जरूर हासिल करेंगे, हम तो जरूर हासिल, क्यों जरूर हासिल करेंगे? हाँ, अगर डेटर को बैंक से फाइनेंस करवाएं 15% पड़ता है, डेटर्स को फैक्टर से रिकवरी करवा ले तो 8%, तो मैं जरूर करेंगे, लेकिन कितना? 80%। रिमेनिंग 20% किस हिसाब से होगा? 50% से। इसका मतलब जब आपने कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, पहले 45 डेज का जो डेटर का बैलेंस होगा उसको बैंक रेट से कॉस्ट कैलकुलेट होगी, फिर जो विद फैक्टरिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी है वो क्या करनी है? 30 डेज के लिहाज से, और वो 80% होगा 8% और 20% होगा 15%। कह रहा है अपेक्स लिमिटेड एस्टिमेट्स दैट बाय यूजिंग द फैक्टर इट विल सेव एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऑफ ₹8,000 पर मंथ। ठीक है, पर ईयर। क्लियर हो गए? हाँ, मुझे याद है वो ट्रिक बजटिंग में ट्रिक डालता था ना, पर ईयर को पर मंथ कर देता होता था, पीएम और पीए, उससे हमारा क्वेश्चन में फर्क पड़ जाता था। यहाँ तो यहाँ पे भी आपने ध्यान रखना है, एनुअल बेसिस पे कैलकुलेशन। ट्राई करेंगे आप या मैं करवाऊं? कितने स्टूडेंट कहते हैं कि पहले खुद ट्राई करेंगे? कितनों का ख्याल है? पहले चलिए 5 मिनट दे दूं, काफी है? चलिए जी, आपका टाइम। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट आप लोग भी हिम्मत कीजिए, आपने कोशिश करनी है क्वेश्चन खुद इसको कंप्लीट सॉल्व करें। आंसर आपके सामने 13767। ठीक है जी, चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब। जी, उम्मीद आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा। कितने स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अटेम्प्ट किया है और करेक्ट आया आंसर? शाबाश। कितने स्टूडेंट जिन्होंने अटेम्प्ट किया लेकिन कोई ना कोई गलती हुई? क्या गलती हुई आपसे? अच्छा, बैंक से अगर लेंगे तो वो 30 डेज होगा कि 45 डेज? ये प्रॉब्लम है। देखें, आपने ये देखना है हम करंट पॉलिसी के, एग्जिस्टिंग पॉलिसी के मुताबिक चल रहे हैं कि न्यू पॉलिसी के मुताबिक। सवाल मेरा सिंपल ही है। जब हम ऊपर करंट में कैलकुलेशन कर रहे थे तो वो हम किस के बेसिस पे कर रहे थे? करंट पॉलिसी 45 के मुताबिक। जब हम विद फैक्टरिंग कैलकुलेशन करेंगे तो याद रखिए वो हमने न्यू पॉलिसी के मुताबिक करना है। न्यू पॉलिसी के मुताबिक टाइम पीरियड, क्रेडिट पीरियड क्या है? 30 डेज। ठीक है जी, आइए जरा इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले मुझे बताइए, क्वेश्चन जिस तरतीब से चल रहा है हम उसी तरतीब से चलेंगे। कह रहा है फैक्टर हैज ऑफर्ड टू टेक ओवर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट रिसीवेबल लेजर एट ए फी ऑफ ₹2.5% ऑफ द क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल कितनी है? 1 मिलियन। क्या फैक्टरिंग की वजह से क्रेडिट सेल पे कोई फर्क पड़ा? नहीं पड़ा। वो चेंज इन क्रेडिट पॉलिसी में तो फर्क पड़ता था, वो क्रेडिट पीरियड में। हाँ, वो डायरेक्ट डेटा से रिलेट कर रही थी, तो मतलब इंटरनल फैक्टर है। कलेक्शन करने हमारा मिस्टर ए जाए या मिस्टर बी जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो एनुअल फीस कितनी है इसकी? एनुअल क्रेडिट सेल यानी 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय कितनी फीस दी उसने? 2.5% यानी 0.025। चलिए अब ये कितना आया? 25,000। अब ये देखिए ये कॉस्ट है। कॉस्ट जितनी भी होगी हम वो नेगेटिव कर लेंगे, सेविंग जितनी भी होगी उनको हम पॉजिटिव कर लेंगे। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि दिस विल बी ए नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग सर्विसेज। जैसे ही उसने नॉन रिकोर्स का लफ्ज बोला फौरन ही मुझे पता चल गया क्या कि भैया ये बैड डेट अब हमारे बच गए सारे के सारे। नॉन रिकोर्स का मतलब क्या हुआ? बैड डेट हमारे सारे के सारे बच गए। तो बैड डेट की सेविंग कर लें फिर। चलिए बैड डेट की सेविंग होगी। कितनी बैड डेट की सेविंग हुई है? बैड डेट कितने होते थे? 2% होते थे। अब इसका मतलब है ये हमारे सेव हो गए 1 मिलियन इंटू 0.02 यानी कितना हुआ? 20,000। और मुझे बताइए पॉजिटिव क्या नेगेटिव? पॉजिटिव। फिर इसके बाद आगे चलते हैं।
फिर वो कह रहा है कि इट हैज आल्सो गारंटी टू रिड्यूस द पेमेंट पीरियड टू 30 डेज। अब इसका पेमेंट में 30 डेज आ जाएगा। अब ये किधर हमारा फर्क पड़ेगा? सेविंग इन फाइनेंस में, हमारी फाइनेंस का सेव होगी। ठीक है, ठीक है। आगे अब यहाँ पे एवरेज डेटर अब हम कैलकुलेट करेंगे। अगर फर्ज कीजिए और कुछ भी ना, हमें ये फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड ना भी करता ना, ये फाइनेंसिंग सर्विसेज प्रोवाइड ना भी करता, फिर भी हमारा फाइनेंस कॉस्ट सेव होती। कैसे सेव होती? रेट पे फर्क ना पड़ता। फिर अगर फैक्टरिंग वाला हमें कोई फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड ना करता, फिर भी हमारी फाइनेंस कॉस्ट सेव होती। बूझे कैसे? फाइनेंसिंग वाला, अब ये देखे फैक्टरिंग, अगर फाइनेंस सोचें, फैक्टरिंग वाला हमें ये कह रहा है ना भैया 80% तक मेरे से 8% पे ले लेना, तुम्हारा फायदा ही है। तो हमने कहा हमारी तो फाइनेंस का सेव हो गई। कैसे सेव हो गई? पहले 15% था, अब 8% है, सेव हो गई। सवाल मेरा क्या है, अगर फैक्टर कंपनी फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड ना भी करे तो भी हमारी फाइनेंसिंग कॉस्ट सेव होती। गैस करे कैसे? क्रेडिट पीरियड रिड्यूस होने की वजह से। पहले हमें क्रेडिट पीरियड 45 डेज का अरेंज करना पड़ता था। पहले हमें 45 डेज का करना पड़ता था, ये 45 रहा 45। अब हमें तो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो सेम रहेगा, क्रेडिट पीरियड कम होने की वजह से डेटर का बैलेंस कम हो जाएगा। कम बैलेंस कम फाइनेंसिंग, रेट सेम रहेगा तो फिर भी फाइनेंस कॉस्ट हमारी कम। भाई ये बात समझ रहे हैं? तो ये 30 डेज, इसका मतलब ये हुआ 30 डेज हमने यहां पे जब एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितने डेज लेने हैं? 45। और ये विद फैक्टर में जितनी भी कैलकुलेशन होगी इसमें डेज कितने आएंगे? 30 डेज। न्यू पर इट विल प्रोवाइड फाइनेंस फॉर 80% ऑफ ट्रेड रिसीवेबल एट इंटरेस्ट ऑफ 8%। इसका मतलब है अब हमें जितने पैसे चाहिए होंगे डेटर फाइनेंस करने के लिए 80% कौन प्रोवाइड करेगा? फैक्टर एट द रेट ऑफ 8%, और बाकी के बैंक एट द रेट ऑफ 20% बैंक देगा। डन जी। आइए जरा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। एग्जिस्टिंग फाइनेंस कॉस्ट कितनी है? एवरेज डेटर, एवरेज डेटर कितने हैं भैया? 1 मिलियन तो हमारी टोटल सेल हो गई, मल्टीप्लाइड बाय 45 डिवाइडेड बाय 365। ये जो कैलकुलेशन आई है हमारी क्या है? एवरेज डेटर्स। इसको फाइनेंस करने के लिए बैंक से पैसे ले रहे हैं किस हिसाब से? 0.15। ये कितना हो जाएगा? 184। यहां पे इसमें कोई प्रॉब्लम? पक्का? अब क्या करना है हमने? विद फैक्टर, विद फैक्टर 80% हमें पैसे देगा फैक्टर कंपनी, और 20% हमें चाहिए कितने? 1 मिलियन इंटू 30 डिवाइडेड बाय 365। ये हमें टोटल बैलेंस चाहिए, ऐसा ही है 1 मिलियन। ठीक है, अब इसका ये हमें टोटल, तो नीचे भी लिख देते हैं बैंक वाला, ये हमें टोटल चाहिए, लेकिन टोटल का 80% देगा फैक्टर और टोटल का 20% देगा बैंक। ये कैलकुलेशन समझ आई? ये मैंने क्या कैलकुलेट किया? टोटल डेटर्स, टोटल एवरेज डेटर, एवरेज डेटर जो हमें चाहिए जिसको फाइनेंस करना है, एवरेज डेटर, एवरेज डेटर का 80% फैक्टर से मिलेगा 8% से, और 20% बैंक से मिलेगा। तो टोटल कॉस्ट दोनों की मिला के कितनी हो गई? 7726। ये कैलकुलेशन करके देखे, दोनों को मिला के यही होता है भाई। ऊपर तो एक ही कैलकुलेशन हुई थी, वो सारा बैंक से फाइनेंस करवा रहे थे, नीचे दो हुई है क्योंकि 80% फैक्टर से, 80% जो फैक्टर वाला है उस पर फैक्टर का रेट लगेगा, जो बैंक वाला है उस पर बैंक का रेट लगेगा। और अहम चीज जो आपने गलती नहीं करनी वो क्या? ये ओल्ड क्रेडिट पीरियड है और यहां पे, बोले आती है बात समझ में?
अब ये पुरानी कॉस्ट ये नहीं है, इसका मतलब सेविंग हुई कि एक्स्ट्रा मिला? कितनी सेविंग हुई? पहले 18,000 के लगभग थी, अब 7,000 के लगभग है, कम हुई है। तो कितनी सेविंग हुई? 10767। चलिए जी, कोई और चीज भी है क्या? एडमिन कॉस्ट सेव हुई है 8,000, ये लो एडमिन कॉस्ट भी सेव हो गई 8,000, ये लो। नेट रिजल्ट देखिए क्या है, 13767। पॉजिटिव है, सेविंग है। तो क्या करना है, फैक्टरिंग करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? करनी चाहिए, शाबाश शाबाश। ठीक है, अगर आप कंफर्टेबल हैं थोड़ा सा इसमें चेंज कर लें। ओके, सारा क्वेश्चन सेम, सिर्फ ये वाली चीज उड़ा दें, इट विल प्रोवाइड फाइनेंस फॉर 80%। इससे कोई फाइनेंस नहीं मिलेगा, वो कोई फाइनेंसिंग प्रोवाइड नहीं कर रहा। फिर क्या होगा, हमारी बाकी सारी चीजें सेम, ये वाली कैलकुलेशन हमारी चेंज हो जाएगी, सिंपल हो जाएगी। अब क्या होगा, सिर्फ अब हमने देखना है ओल्ड कितना था और न्यू कितना। ओल्ड 45 डेज के हिसाब से आएगा और न्यू कितना होगा 30 डेज के हिसाब से। वो आएगा 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 30 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 0.15। ठीक है, वो देखिए कितना आता है, 12328। ये सॉरी, हाँ जी 18493, ये तो सेम रहेगा 18493। तो नीचे वाला क्या हो जाएगा 329, और ये फिर क्या हो जाएगा 6164। क्या फिर भी फेवरेबल है? फिर भी फेवरेबल है, फिर भी हम करते हैं। अगर हमें फाइनेंसिंग सर्विस प्रोवाइड ना भी करता फिर भी करते हैं। डन जी, ये मैंने यूं ही एडिशन के तौर पे करवा दिया, इग्नोर करना चाहिए, इसको इग्नोर भी कर सकते हैं। डन जी, ये हमारा था फैक्टरिंग का। यहाँ पे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट हमारे टॉपिक कंप्लीट हो गए। ठीक है, तो फाइनेंस कैपिटल, फाइनेंस वाले पोर्शन में क्या चेंज था, सिस्टमैटिक अनसिस्टमैटिक। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या चेंज था, डेटर्स की मैनेजमेंट, क्रेडिटर की मैनेजमेंट। क्रेडिटर की मैनेजमेंट में क्या डिसीजन करना सिखाया उसने, डिस्काउंट लेना है या नहीं, और डेटर्स में क्या क्रेडिट पीरियड बढ़ाना है कि नहीं, पहला, और दूसरा फैक्टरिंग करनी है कि नहीं। क्या आपको तीनों डिसीजन, क्रेडिटर का, डेटर के क्रेडिट पीरियड का, डेटर की फैक्टरिंग का, कंफर्टेबल है? इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। चलिए यहाँ पे छोटी सी ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हम 5 मिनट के बाद दोबारा नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। पास कीजिएगा। चलिए जी, अब लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। अभी तक हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल का चेंज कर लिया, हमने वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो चेंजेस थी वो कर ली। अब चलते हैं सिलेबस में जो सबसे बड़ी चेंजेस हैं, वो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में कुछ नए कंसेप्ट्स ऐड हुए हैं। ठीक है जी, इसमें एक कंसेप्ट है पे बैक पीरियड वैल्यूएशन, एक कंसेप्ट है एसेट रिप्लेसमेंट डिसीजन, और एक कंसेप्ट है कैपिटल राशनिंग। कैपिटल राशनिंग जो है ये हमारा, समझ लीजिए सिलेबस में जितने भी चेंजेस हैं उनमें सबसे कम्प्लेक्स है। ठीक है, और उसमें भी कैपिटल राशनिंग में एक है सिंगल पीरियड राशनिंग और एक है मल्टीपल पीरियड। तो जो मल्टीपल, कौन से वाला कैलकुलेशन ज्यादा होंगी किसमें, मल्टीपल। शाबाश, बिल्कुल ठीक है, गेस किया आपने। ठीक है, ये हमारा आज का समझिए सबसे बड़ा एरिया है। जब हमने ये 4 कंसेप्ट कंप्लीट कर लिए उसके बाद हमारी रिवीजन क्लास खत्म। बस्टिंग का छोटा सा थ्योरेटिकल है, वो ऐसा कोई नहीं है, वो थ्योरेटिकल पोर्शन है, वो तो आसानी से डिस्कस हो जाएगा। अब स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट पे, करें जी स्टार्ट। सबसे पहला मेथड है पे बैक पीरियड। हमने जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के मेथड स्टडी किए हैं वो स्टडी किए हैं हमने एनपीवी और आईआरआर, ऐसा ही है। एक तीसरा मेथड है पे बैक, इंतहाई आसान, सबसे आसान इनमें से। पे बैक पीरियड कंसेप्ट समझे, कंसेप्ट समझेंगे आपको समझ आ जाएगी कि
ये मेथड है क्या, कैलकुलेशन कैसे होगी। पे बैक का मतलब है कि आपने जो आज इन्वेस्टमेंट की है वो पैसे कितने अरसे में पूरे, कितने सालों में पूरे होंगे। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, आपने जो आज इन्वेस्टमेंट की है, जो आउटफ्लो किया है, वो कितने सालों में पूरा होगा। ये है पे बैक पीरियड का कंसेप्ट। जैसे फर्ज कीजिए मैंने अगर आज इन्वेस्टमेंट की 10 लाख की और मुझे हर साल उसमें से 2 लाख वापस मिल रहा है, पे बैक पीरियड कितना होगा, 5 साल। ये है पे बैक पीरियड, ठीक है। फर्ज कीजिए मैंने आज सोलर पैनल लगवाया, वो लगवाया 20 लाख का और मुझे हर साल 2 लाख की सेविंग हो रही है बिजली के बिल में। पे बैक पीरियड कितना है, 10 साल। और अगर हर साल 1 लाख की सेविंग हो रही हो तो बिल्कुल ठीक है। पे बैक पीरियड समझ आया, ये है हमारा पे बैक पीरियड। भाई ये डिस्प्ले क्यों नहीं दे रहा, थोड़ा सा चेंज ना कर दे इसको, बस मेरा हाल है कुछ हो रहा। ओ यस यस यस, ये कंप्यूटर जब स्टार्ट किया था ना सीखना, तो उस वक्त भाई ने बताया था कोई भी मसला ना कंप्यूटर में बंद करके दोबारा ऑन करो, वो 80% प्रॉब्लम हल हो जाती है ऐसे। लेकिन मुझे लगता है ये कंप्यूटर टेक्निक प्रोजेक्टर पे नहीं लगेगी। बस हो गया शुक्र है, चलिए जी लग गई जी टेक्निक को। तो हम बात कर रहे थे कि पे बैक पीरियड क्या है, ठीक है जी। पे बैक पीरियड को टेक्निक के तौर पे यूज होता है और प्रोफेशन में बाज़ औक़ात जब डीलिंग कर रहे होते हैं ना, तो अक्सर ये टर्म, क्योंकि जो एनपीवी और आईआरआर है ना, इसमें डिस्काउंटिंग होती है, तो ये बाज़ औक़ात लोगों को डिस्काउंटिंग समझ नहीं आती। तो अक्सर जब आप बैंक के साथ डीलिंग कर रहे होंगे ना, किसी भी कंपनी के साथ, तो वो ये टर्म यूज करेगी, सर ये प्रोजेक्ट लीजिए, पे बैक पीरियड कितना है इसका, 5 साल, 5 साल में आपके पैसे वसूल। पे बैक पीरियड का मतलब क्या है, पैसे वसूल, कितने अरसे में पैसे वसूल। अब लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है। फर्ज कीजिए कि अगर मैंने सोलर पैनल लगवाया घर में, उससे बिजली की बचत हो रही है, आज मैंने 10 लाख का लगवाया, हर साल अगर 1 लाख की सेविंग हो तो आप कहेंगे पे बैक पीरियड क्या है सर, 10 साल। ओके, प्रोजेक्ट आज 10 लाख का लगाया, उससे 1 लाख इनफ्लो हर साल हो, हर साल 1 लाख इनफ्लो हो, 10 साल में सारे पैसे वापस आ जाएंगे, गुड। 2 साल अगर हो तो 5 साल में आ जाएंगे, 2 लाख अगर हो। सवाल अब गौर से सुनिएगा और मुझे बताना अब ये फर्क क्यों है। अगर हर साल 3 लाख रिकवर हो तो कितने सालों में रिकवरी होगी मुझे टोटल, पे बैक पीरियड कितना होगा, गैस करें। 10 लाख आज आउटफ्लो किया, हर साल 3 लाख रिकवर हो रही है, 3 साल और 4 महीने। ये महीनों में इतना कष्ट ना उठाए, मुझे पॉइंट्स में बता दें। 3.33। अच्छा 3 3 9, 3 साल तो मुझे समझ आ गई आपने कैसे किया। देखिए मैं अगर आपके सामने इस कैलकुलेशन को रखूं तो भाई इनिशियली मैंने ईयर नॉट में, ईयर नॉट, ये ईयर नॉट है, ये ईयर 1 है, ये ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4 है। इनिशियली मैंने 10 मिलियन आउटफ्लो किया, ठीक है, ये समझ आ गई, रुपीज इन 1000 में कर लें, ठीक है। पहले साल में इसको यहां पे सर में ना अभी तो सिंपल कैलकुलेशन ज़बानी कलामी कर ली होगी आपने, लेकिन हम यहाँ पे कॉलम बनाते हैं कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का। ये है 10,000 नेगेटिव। ईयर 1 में मुझे इनफ्लो कितना आया, 3,000 का, बाकी कितना बच गया मेरा जो अभी भी इन्वेस्टेड है, पैसा फंसा हुआ भी मेरा 7। ईयर 2 में भी 3,000 आया, बाकी कितना मेरा पैसा रह गया रिकवरी के 4th। 3 में भी 3,000 आया, 1,000।
अब सवाल जरा गौर से सुनिएगा, अगर यहां पे भी 3000 है, यहां पे आ जाएगा 2000, फोर्थ ईयर में मेरी रिकवरी होगी, क्या मैं ये कह सकता हूं मेरा पे बैक पीरियड 4 ईयर है? नहीं कह सकता, गलत होगा। क्यों गलत होगा? फाइनेंस में तो हम एक एक महीने की कैलकुलेशन करते हैं भैया। ये रिकवरी 1000, अगर ईयर 4 में टोटल 3000 आया है तो ये 1000 साल के एंड पे रिकवर नहीं हुआ होगा, वो तो पार्शियल ईयर में रिकवर हो गया होगा, पार्ट ऑफ द ईयर में। तो इसका मतलब मेरा पे बैक पीरियड है 1 2 3 3, कैलकुलेशन और से सुनिएगा, पे बैक पीरियड है, पे बैक पीरियड है मेरा 3 प्लस 1000 जितना बाकी रहता है डिवाइडेड बाय 3000 जितना उस साल का टोटल होगा। 3 प्लस यानी 3 इयर्स प्लस 1000 डिवाइडेड बाय 3000, कितने साल आया? पे बैक पीरियड हमेशा साल में होगा। कितने साल आया? ये आया 3.33 ईयर्स। कुछ समझ आई जी? यह है पे बैक पीरियड। तो पहला कंसेप्ट समझाने के लिए हम जो पे बैक पीरियड बताते हैं वो ये बताते हैं जो कि पूरा साल पे कंप्लीट हो रहा हो, लेकिन प्रैक्टिकली आपको पता है ऐसा नहीं है। तो एग्जाम में हमेशा जब आपको पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करवाएगा तो वो जो लास्ट रिकवरी है वो पार्शियल ईयर में रिकवर हो रही होगी, आपने पार्शियल ईयर को कैलकुलेट करना है। पे बैक पीरियड 4 ईयर नहीं बताना, क्या बताना है? 3.33। डन जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे, उसके बाद टॉपिक खत्म है ना, इंटरेस्टिंग वाला टॉपिक खत्म। आखिरी सवाल क्या है? इसके बाद कैलकुलेशन शुरू, इसके बाद वाले टॉपिक्स में कैलकुलेशन के लिए तैयार है ना? हाँ शाबाश। क्वेश्चन मेरा ये है, पे बैक पीरियड में क्या हमें कैश कंसीडर करना चाहिए? कैश आउटफ्लो कर रहे हैं तो ये जो फिगर्स हैं ये वाली, ये जो हर साल आपको रिकवरी हो रही है, ये वाली फिगर्स, ये बताइए कैश फ्लो होने चाहिए या कि प्रॉफिट होना चाहिए? पक्की बात है। अगर प्रॉफिट दिया हो तो क्या करेंगे? कैसे? प्रॉफिट दिया हो कैश फ्लो में लेके जाएंगे, करेक्ट। कैसे? अगर उसमें डेप्रिसिएशन है तो क्या करेंगे? क्या करेंगे? ऐड बैक करेंगे। सेम अगर क्वेश्चन हो, समझे कंप्लीट कैश फ्लोज है, इसकी डेप्रिसिएशन बता सकते हैं कितनी है? हर साल की डेप्रिसिएशन, फर्ज करें ये प्रॉफिट दिया हुआ मैंने आपको, तो बता सकते हैं इसकी हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी है और फिर कैश फ्लो कितना है ईयर 1 का? हार गए? बताऊं? आप तो हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? हाँ इसको लाइफ है, लाइफ कितनी हो गई? 4 ईयर। कॉस्ट कितनी हुई? 10,000। स्क्रैप वैल्यू नहीं दी हुई तो हम नील अज्यूम करेंगे। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी हुई? 10,000 डिवाइडेड बाय 4 कितनी हो गई? 2500। और ईयर 1 की कितनी हुई कैश फ्लो? प्लस 2500। अगर ये प्रॉफिट दिया हुआ है तो एग्जाम में आंखें खोल के कि ये कैश फ्लो है कि प्रॉफिट है। डन जी। आई कैप ने एक बहुत अच्छा सवाल दिया है इसके एंड पे, इस टॉपिक के एंड पे, ये पे बैक पीरियड के, वो आपके तीनों तरह के कैलकुलेशंस आपसे करवाता है कि जब आपकी कैलकुलेशन इवन हो तो कैसे होंगे, अगर हर साल डिफरेंट हो तो कैसे होगा, और अगर कैश फ्लो की वजह प्रॉफिट दिया हुआ है तो कैसे होगा। अगर मैं आपको क्वेश्चन दो, बताइए कितना टाइम चाहिए आपको सॉल्व करने में? कितना टाइम चाहिए? हाँ क्वेश्चन छोटा ही है, ये अभी आपके सामने शेयर करता हूँ, ये है जी क्वेश्चन, ठीक है। एग्जाम्पल 2 है और नीचे उसने रिक्वायरमेंट कैलकुलेट पे बैक पीरियड ऑफ ऑल प्रोजेक्ट्स, ठीक है। आप आंसर को नोट कर लीजिए मैच करने के लिए, ठीक है। पहले का है या ऐसा कीजिए, चले नोट कर ले अलग किसी पेज पे ताकि क्वेश्चन मैच कर सके, ठीक है, क्योंकि इसके बाद हमारी छोटी सी ब्रेक होगी, पहली ब्रेक हमारी,
ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप ब्रेक से पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। प्रोजेक्ट ए 5 ईयर, प्रोजेक्ट बी है, ये भी 5 ईयर है, और ये कितना है, सॉरी पे बैक पीरियड 3 ईयर है। 3 पे बैक पीरियड कितना है, 3। पहले प्रोजेक्ट ए का आंसर 5 ईयर, बी का 3 ईयर और सी का है 3.5 ईयर्स। नोट कर लिए आंसर? ये आपका क्वेश्चन है, नोट कीजिए। आपके पास टाइम होगा 10 मिनट, 3 क्वेश्चन है, 10 मिनट का टाइम होगा। डन जी। ऑनलाइन में स्टूडेंट आप भी नोट कीजिए इसको और इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब थोड़ी सी ब्रेक लेते हैं और तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद हम क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हुई उसको डिस्कस करेंगे, वरना नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ चलेंगे। डन जी। चलिए जी, पॉज कीजिए।